क्या ब्रिटेन के फेंके गए पैसों से भारत ने चंद्रयान बनाया? And India fails that test. In addition to being the fifth highest GDP. क्यों ब्रिटेन और अन्य देशों से भारत की सफलता पर ऐसे नस्लभेदी मैसेजेस आ रहे हैं? Era of colonialism is over, but the mindset seems to be still persisting. कैसे भारत को नहीं, ब्रिटेन को भारत की आवश्यकता है? UK is coming out of EU needs large countries like India. क्या है चंद्रयान और ब्रिटेन के द्वारा दिए गए पैसों का सच? कैसे ब्रिटेन का इतिहास भारत पर ब्रिटिश लोगों के इन नस्लभेदी स्टेटमेंट्स का कारण है? कैसे भारत आज ब्रिटेन जैसे देशों को अपनी शर्तों पर अपनी बात मनवा रहा है और ब्रिटिश लोगों से क्या सत्य छुपा रही है वहां की गवर्नमेंट? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 15 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में छोड़ा, जो अनुमान के अनुसार 23 या 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। पूरा भारत इस सूचना से खुश था, पर यह सूचना कई स्थानों पर आग भड़का रही थी। ऐसा ही एक स्थान था ब्रिटेन, जहां कुछ लोग इस भड़की आग को छुपा नहीं पाए। हार्वे प्रॉक्टर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की संसद में, ये कह रहे हैं कि 2016 से 2021 तक यूके ने 2.3 बिलियन पाउंड भारत को एड के रूप में दिए हैं। आगे कह रहे हैं कि अगर भारत अपना रॉकेट चांद पर भेज सकता है तो ये एड हमें बंद करनी चाहिए। पॉल गोल्डिंग, ये ब्रिटिश फर्स्ट नाम की पार्टी के लीडर हैं, ये भी कह रहे हैं कि अपना रॉकेट चांद पर भेजने वाले भारत को एड देने वाले ब्रिटिश पॉलिटिशियंस को शर्म आनी चाहिए। पॉलिटिशियन से अलग ये है चार्ली मुलिन्स, ब्रिटिश पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये कह रहे हैं कि भारत का चंद्रमा अभियान यूके की 2.3 बिलियन पाउंड की एड पर चल रहा है और कहते प्रतीत हो रहे हैं कि इंडियंस को यूके का नेशनल एंथम गाना चाहिए। 2018 में ब्रिटिश सरकार से संसद में प्रश्न पूछा गया था कि क्यों भारत को एड देकर आप भारत का स्पेस मिशन स्पॉन्सर कर रहे हो। भारत अपनी रक्षा के लिए राफेल जेट ले रहा था, तो ब्रिटिश मीडिया छाप रही थी कि भारत का ग्रेटिट्यूड देखिए, हम उन्हें 1 बिलियन पाउंड दे रहे हैं एड के रूप में, और वो ब्रिटेन को धोखा देकर फ्रांस को $13 बिलियन का जेट कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। ये कुछ उदाहरण थे। हर व्यक्ति 2.3 बिलियन पाउंड की एड पर अटका पड़ा है, जिसका सत्य अगले अध्याय में जानेंगे। पर क्या ये आग पहली बार लगी है? 2022 में ब्रिटेन के मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह डिस्कशन हो रहा था। The country in question has a space program. Yes. Then it's not. I don't really think we should be giving it tens of millions of pounds every year in foreign aid. And India fails that test. इसी न्यूज एजेंसी का पत्रकार कह रहा था कि भारत को एक पैसा नहीं मिलना चाहिए ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि भारत ने यूक्रेन रूस विवाद पर वो स्टैंड नहीं लिया जो ब्रिटेन का स्टैंड है। ब्रिटिश सरकारी न्यूज चैनल BBC पर भारत के पहले चंद्रयान मिशन पर यह हुई डिबेट देखिए। Nitin Srivastava joins us now from Delhi. Hey Nitin, good to have you with us. I was going to ask you how much it cost, but I just read. So $145 million. What does India hope to get out of this? Country that has extreme poverty. I think more than 700 million Indians don't have access to a toilet. परंतु BBC की एक कवरेज केवल भारत के स्पेस मिशन तक नहीं है, भारत की ऑलमोस्ट हर खुशी पर, हर अचीवमेंट पर यही व्यवहार दिखेगा। भारत की जीडीपी में यदि उछाल आ जाता है तो BBC के लिए चिंताजनक हो जाता है। गाय से रिलेटेड हिंदू समुदाय की भावनाओं को कुछ इस प्रकार के कार्टून्स बनाकर मॉक किया जाता है। कोरोना वायरस के समय भारत में मास्क पहनना जरूरी हुआ तो भारत के किसी गरीब का मजाक उड़ाया गया, यहां तक कि हिंदू कैसे टॉयलेट करते हैं ये तक इनके आर्टिकल्स हैं। 2019 में भारत ने सैटेलाइट को मार गिराने वाली A-SAT मिसाइल्स का परीक्षण किया। ब्रिटिश मीडिया ने छापा कि भारत के इस स्टेप से क्रोध का वातावरण है और ब्रिटेन अभी भी भारत को एड दे रहा है। वैसे ब्रिटेन का डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्वयं ये कह चुका है कि एक नया पैसा भारत के स्पेस मिशन के लिए नहीं दिया गया है। पर चलिए, भारत के स्पेस मिशन को इस प्रकार से मॉक किया जाना केवल ब्रिटिश कार्य नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुआ यह कार्टून एक रेसिस्ट कार्टून था, परंतु ब्रिटेन का केस स्पेशल है क्योंकि वहां के पॉलिटिशियंस तक भारत की अचीवमेंट्स को मॉक कर रहे हैं। 2010 में भारत में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स पर भी ब्रिटेन ने भारत को मॉक किया था। कुछ हद तक वो क्रिटिसिज्म सही भी था, परंतु इसरो और भारत के स्पेस मिशन को यह कहते हुए मॉक करना कि यह मिशन ब्रिटिश एड से चल रहा है, इसमें घृणा और जलन दिखती है। इस जलन का कारण इतिहास में है। क्यों हो सकती है जलन और क्या है सत्य इस ब्रिटिश एड का, वो आगे देखते हैं। भारत ने जैसे ही चंद्रयान लॉन्च किया, वैसे ही कुकुर मुत्तों के जैसे ब्रिटेन के कई पॉलिटिशियंस एवं पत्रकार ये कहने आ गए कि भारत वैसे तो ये अचीव ना कर पाता, वो तो हमने एड दे दी। पर जिस एड की चर्चा यहाँ हुई उसका वास्तविक सच बहुत अलग है, वो जानते हैं। अटल जी की सरकार थी और भारत ने कमजोरी की निशानी फाइनेंशियल एड्स लेने से मना कर दिया।
But then the feeling came in the early 2000s, 2001, 2002, during the Vajpayee years, that enough is enough. We don't really need their money. So when they would come to tell us that, all right, this is the aid I'm giving you for this year, we'd say, happy birthday. Thank you, but no thank you. इस पे ब्रिटेन गुस्सा हो गया और भारत ने एक शर्त रखी. If you really insist, we'll take it. But on condition that, assume you're giving us X million pounds, then you must take X plus 1 million pounds from us as our aid to you. वर्ष 2012 आता है. भारत के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी ने कहा कि यूके भारत को जो एड देता है वो मूंगफली के बराबर है. इसके बाद यूके में बवाल मचता है और वहां के नेता व अन्य पॉलिटिशियंस कहते हैं भारत को किसी भी प्रकार की कोई एड देने की जरूरत नहीं है. अब देश की आंतरिक पॉलिटिक्स कैसी भी हो, पर जियो पॉलिटिक्स में सभ्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि तथ्यों पर आधारित होते हैं. तो उस समय ब्रिटेन ने कहा कि अब समय आ गया है भारत की बदलती पिक्चर को रिकॉग्नाइज करने का. और दूसरी ओर भारत ने विदेशों से एड लेना ना वर्षों पहले बंद कर दिया था. जब 2004 में भारत में सुनामी आई और भारत बैडली अफेक्टेड था, तो जापान ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भारत को असिस्ट देने की ऑफर की थी. भारत ने मना कर दिया था. यूएसए और इजराइल ने इमरजेंसी एड देने की ऑफर की थी. भारत ने उन्हें भी मना कर दिया था. 2018 में केरला में बाढ़ आई थी. भारत को $3 बिलियन का डैमेज हुआ था. भारत को यूएई से 100 मिलियन USD की एड की ऑफर आई. भारत ने मना कर दिया. तो प्रश्न यह आता है कि भारत ने एड लेने से तो मना कर दिया, फिर भी ऐसे क्लेम्स क्यों किए जा रहे हैं, और वो भी टाइम एंड अगेन किए जा रहे हैं. जैसे 2018 में भी यूके में बहस छिड़ी हुई थी कि भारत का तो अपना स्पेस प्रोग्राम है, तो उसे एड क्यों दी जा रही है. और फिर अभी 14 मार्च 2023 को ICAI की भी एक रिपोर्ट आई जिसमें इसी प्रकार के एड देने की बात कही गई. तो ये पूरा चक्कर क्या है? ICAI की जो रिपोर्ट ये कहती है कि यूके भारत को एड देता है, वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो एड भारत को दी जाती है उसका स्वरूप बदल गया है. यूके की गवर्नमेंट भारतीय सरकार को कोई एड नहीं देती, अपितु किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करती है. फिर इस रिपोर्ट पर यूके की गवर्नमेंट का बयान आता है और वो कहते हैं कि यूके की सरकार ने भारत की सरकार को 2015 से आज तक कोई भी बाइलेटरल एड नहीं दी है. और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भारत ने अपनी पोजीशन में बहुत सुधार किया है. यूके की सरकार ऑफिशियली कहती है कि भारत में जो पैसा जा रहा है वो एड नहीं, इन्वेस्टमेंट है. और इससे हम दो काम साध रहे हैं, एक तो डेवलपमेंट और दूसरा अपनी कैपिटल को प्रिजर्व कर रहे हैं. अब इसका बेसिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यूके भारत के कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है जिससे उन्हें भी बेनिफिट हो रहा है. तो क्या ये एड करना है या प्रॉफिट कमाना? चलिए इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं. मैं किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदता हूँ. स्टॉक खरीदने से कंपनी और मुझे दोनों को बेनिफिट होता है. अब मैं क्या ये मानने लग जाऊं कि भाई उस पर्टिकुलर कंपनी को मैंने एड दी है? तो यूके के ऑफिशियल रिस्पांस के अनुसार उन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया है उनके किसी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, या प्रॉफिट कमाने के लिए, या फिर एनजीओज को दिया गया है. यूके का सीधे रूप से कहना है कि एनजीओज को जो पैसा दिया गया वो बहुत कम है. तो जी बेसिकली जो आप अभी बोल रहे हो और जो आपका ऑफिशियल स्टैंड है, इन दोनों में ना उत्तर और दक्षिण जितना अंतर है. और रही बात एनजीओज को देने की, तो भारत तो स्वयं FCRA लगाकर ऐसी एनजीओज को बंद कर रहा है. अभी तक हमने 6000 बंद कर दी हैं जिनमें फॉरेन फंडिंग आती थी. और ये एनजीओज प्रीडोमिनेंटली ऐसी ही हैं जो भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बाधा बनकर आती थी, और हमने उन पर FCRA लगा दिया. और जब से हमने उन पर FCRA लगाया है तब से सबसे अधिक दिक्कत यूके को ही आई है. आप सोचिए क्यों? तो भाई सीधे रूप से एक बात बोल दी जाए कि अपने गेन के लिए किसी देश में इन्वेस्टमेंट करने को एड नहीं कहते, एड कहते हैं चैरिटी, दान, दक्षिणा को. तो ये तो था एड पर उत्तर. पर अभी कुछ प्रश्न हमारी साइड से हैं. आप बिना बुलाए हमारे देश में घुसे और आपने हमारे देश से कितना धन चुराया? यदि उस अमाउंट को आज के हिसाब से कन्वर्ट किया जाए तो अमाउंट 45 ट्रिलियन बनता है. आप कर पाओगे वापस जो आपने चोरी किया? ये तो मात्र धन की बात हुई. 1880 से 1920 तक मात्र 40 वर्षों में आप भारत के 100 मिलियन या कहें 10 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु के कारण बन गए. और ये एक कॉन्जर्वेटिव कैलकुलेशन है. चुका पाओगे ये ऋण? पर अब प्रश्न ये आता है कि ऐसे क्या ऐतिहासिक कारण हैं कि इतने सब के बाद भी ब्रिटेन या ब्रिटेन से जुड़े हुए लोग
इस प्रकार के कमेंट्स कर देते हैं, वो आगे देखते हैं। आज भारत ब्रिटेन से बड़ी इकोनॉमी है, पर कैपिटा में ऑफकोर्स पीछे है, पर स्टिल एक देश के पॉलिटिशियंस दूसरे देश की अचीवमेंट्स को क्यों मॉक करेंगे? इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण इतिहास में है और दूसरा कारण वर्तमान में, और दोनों कारण एक सोच को दर्शाते हैं। क्या सोच है एक आम ब्रिटिश नागरिक की भारत और भारतीयों के बारे में? ये जानने से पहले फिल्मों या मीडिया पर क्या दिखाया जाता है वो देखते हैं। BBC पर 2011 में प्रकाशित हुआ ये शो देखिए। The problem is that Hindus believe in fatalism, that whatever will be, will be. So if you pull out to overtake and have a head-on crash, it was your day to die. खराब ड्राइविंग के लिए हिंदू धर्म दोषी है, ये BBC का शो है। भारत सरकार ने शो को दिखाने के लिए BBC से क्षमा मांगने तक के लिए कह दिया था। 2008 में ब्रिटिश फिल्म आई स्लमडॉग मिलियनेयर। पूरी फिल्म में भारत केवल एक झुग्गी झोंपड़ी से भरा हुआ देश दिखाया गया और एक आम भारतीय शौच में सनकर भी नॉर्मल खड़ा हो सकता है। ये भारत और भारतीयों की इमेज एक प्रकार से दिखाई गई फिल्म में। फिल्म को ऑस्कर भी मिला, जिससे पूरे विश्व में फिल्म देखी गई। आंकड़े तो नहीं है मेरे पास, पर इन सब चीजों से एक आम ब्रिटिश व्यक्ति पर भारत की क्या इमेज बनेगी वो आप स्वयं सोच सकते हैं। क्या पढ़ता है एक आम ब्रिटिश व्यक्ति स्कूल में? तो जी, ब्रिटेन के स्कूल्स में कोलोनियलिज्म के बारे में ऑलमोस्ट जीरो पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट ब्रिटिश एम्पायर स्कूल करिकुलम में डाला गया लेटली, पर उसे पढ़ाना स्कूल की मर्जी पर छोड़ दिया गया और यूके का कोई स्कूल उसे अपनी मर्जी से नहीं पढ़ाता। क्या असर होता है इसका? 43% 43% ब्रिटिश आज भी ये मानते हैं कि कोलोनियलिज्म एक अच्छी चीज थी और इसे ब्रिटेन का गौरव मानते हैं। ये इतनी बड़ी प्रतिशत अच्छा मानने वालों की है 2020 में। जिस कॉलोनियल समय का ये अभिमान कर रहे हैं, उस समय ब्रिटेन भारत या कॉलोनियलिज्म के बारे में क्या राय रखता था? चर्चिल के अनुसार अमेरिका के रेड इंडियंस या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी जिनका सफाया कर दिया गया था, उनके साथ गलत नहीं हुआ था। केवल एक कमजोर रेस का स्थान एक ताकतवर रेस ने ले लिया था। 1942-43 में बंगाल में अकाल पड़ गया चर्चिल की पॉलिसीज की वजह से। तो चर्चिल का बयान था उस समय कि मुझे भारतीयों से नफरत है, ये क्रूर लोग हैं, एक क्रूर रिलीजन को मानते हैं, खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं, तो अब अकाल में मरेंगे ही। भारत की स्वाधीनता पर इनके विचार थे कि भारत को फ्री किया तो सत्ता दुष्टों के पास चली जाएगी। एक और बयान में चर्चिल ने कहा था कि ब्रिटेन भारत से जा रहा है और भारत के लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करना है। इनफैक्ट अनेक ऐसे बयान है ब्रिटिश कालखंड के, यदि भारत को आजाद किया तो ये लोग कुछ दिन भी अपना देश नहीं चला सकते, टूट जाएंगे। और इसका कारण भी रेशियल था। व्हाइट मैन्स बर्डन नाम की एक थ्योरी एग्जिस्ट करती थी, जिस पर रूडियार्ड किपलिंग ने एक कविता भी लिखी थी, जिसके अनुसार व्हाइट मैन सिविलाइज्ड है और नॉन व्हाइट को सिविलाइज करना उसका फर्ज बनता है। इस कॉलोनियल पास्ट पर 43% ब्रिटिश लोग आज भी अभिमान करते हैं, मे भी अज्ञानता के कारण। और ऐसे में यदि जिसे छोटी नस्ल समझा जा रहा है, जिसके टूटने की कल्पना की गई हो, वो एक देश के रूप में आपसे आगे निकलने लगे, तो आग लगनी तय है। वही आग ऐसे बयानों में दिख रही है और इसे छुपाया भी नहीं जा रहा है। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, परंतु इस ब्रिटिश पेपर के अनुसार भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, यूके 6th बड़ी इकोनॉमी बना था। और भारत का परिचय आज भी इस पेपर के लिए फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में था। बेसिकली यहीं से समझ आता है कि भारत का बढ़ता कद तो कहीं तो दर्द होगा ही। अब ऐसे देश के बारे में यदि सूचनाएं आए मंगल पर जाने की, चंद्रमा पर मिशन लॉन्च करने की, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है दिमाग में, उस सोच के अगेंस्ट जिसमें भारतीय एक छोटी रेस है और उस इतिहास के विरुद्ध जिस पर गौरव किया जा रहा है। इतिहास कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा होगा, पर वर्तमान हीन भावना पैदा कर सकता है। क्या हो रहा है वर्तमान में, वो आगे देखते हैं। ब्रिटेन का इतिहास देखकर तो समझ आ ही जाता है कि ब्रिटेन से ऐसे रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं, पर कारण मात्र इतिहास में नहीं, वर्तमान में भी है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है वर्तमान में जो इतिहास पर नमक छिड़क रहा है। एक समय था जब इंग्लैंड से कोई भारत आता तो उसे सांप का खेल दिखाया जाता था। इंग्लैंड में या कहीं पूरे वेस्ट में लोग हमें नेशन ऑफ स्नेक चार्मर्स से अधिक कुछ नहीं मानते थे, पर अब वो बदल रहा है। भारत की इकॉनमी यूके की इकॉनमी को सरपास कर चुकी है और आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है और जल्दी ही 3री सबसे बड़ी इकॉनमी बन सकता है। इस बात से उन्हें जो हमें हीन समझते थे, दर्द होना तो बनता ही था। जो भारत इनके अनुसार कभी लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स था, आज वही भारत एसैट मिसाइल अर्थात एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण करता है और चीन, रूस, अमेरिका के समकक्ष खड़ा हो जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें, आज के समय में ब्रिटेन के पास एसैट मिसाइल नहीं है, भारत के पास वो भी है। ब्रिटेन की स्पेस एजेंसीज इसरो से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करा रही है। 2018 में 2 लॉन्च कराए,
फिर मार्च 2022 में 72 यूके के सैटेलाइट हमने लॉन्च किए और मार्च 2023 में 36 लॉन्च किए। भारत ने एक बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और सबको सन्न कर दिया था। यूएस का कुछ ऐसा रिएक्शन था। I was shocked the other day to read that the nation of India, on one rocket launched, deposited more than 100 satellites in space. 2014 से 2022 तक 8 वर्षों में इसरो ने 353 अन्य देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। उधर ब्रिटेन ने आज तक अपनी धरती से एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया। 2022 में ट्राई किया था एक लॉन्च करने का, पर वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया, फेल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के अपने सैटेलाइट्स नहीं हैं पर लॉन्च खुद नहीं कर पाते, दूसरे देशों से कराते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी भारत से। अब कह रहे हैं 2030 तक हम भी अपना बना लेंगे। इस सब से थोड़ी पीड़ा तो होगी ना। कोविड के समय अभी वैक्सीन बनी ही थी, टीकाकरण प्रारंभ हुआ ही था। यूके की एक पत्रकार ने भारत पर जाइब मार दिया, मात्र 4% भारतीयों को ही वैक्सीन लगा पाया है भारत। फिर भारत थोड़े ही दिनों में फास्टेस्ट कंट्री बन गया अपने देश के लोगों को टीका लगाने वाला। यूके भारत से वैक्सीन मंगवा रहा था। जहां भारत डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट दे रहा था, वहीं यूएसए या यूके हैंड रिटन पेपर बांट रहा था सर्टिफिकेट देने के लिए, और ये विश्व में न्यूज बन रहा था। पीड़ा होना स्वाभाविक था। अब भाई डिजिटल की बात चली है तो भारत का यूपीआई विश्व में आज रेवोल्यूशन ला रहा है। आज भारत विश्व का सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन गया है। यूके भारतीयों को अपने देश में भारतीय टेक्नोलॉजी यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने दे रहा है। ना केवल यूके बल्कि अन्य कई देश अब भारत के यूपीआई को अपने देश में स्थान दे रहे हैं। एक समय था जब भारत का मजाक कई देश उड़ाया करते थे टॉयलेट्स को लेके। आज 110 मिलियन नए टॉयलेट्स बनाकर भारत ने उन्हें उपहास उड़ाने लायक नहीं छोड़ा है। और तो और दिल्ली में यूके के हाई कमिश्नर के घर के निकट कई पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए। और दूसरी ओर आजकल भारतीय डिप्लोमेट्स कुछ इस तरीके से इंग्लैंड में जाकर बात कर रहे हैं। I think a year ago there was actually a very serious economic study which tried to estimate how much the British took out of India in value terms, and a very calculated math ended up put a number of $45 trillion at today's value. Well, I stand to offer you the Indian example, Sir Richard. India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. भारत क्रिकेट में भी वर्चस्व स्थापित कर रहा है। आईपीएल काउंटी क्रिकेट से कहीं आगे निकल चुका है और भारतीय शूटर्स का डोमिनेंस देख के शायद कॉमनवेल्थ में ब्रिटेन ने पिछली बार शूटिंग को रखा ही नहीं। टूर्नामेंट इंग्लैंड में हुआ था, वहां भारतीय शूटर्स जाते और अपना वर्चस्व स्थापित करते तो शायद थोड़ी शर्म आ जाती। और ये इनका पुराना इतिहास रहा है। ये उस टूर्नामेंट में अपनी हॉकी टीम को नहीं भेजते थे जहां भारतीय टीम खेलने जाती थी। इन्हें पता था पिट के आना है तो जाऊंगा। पर ब्रिटेन को भारत की आवश्यकता कैसे और क्यों है, ये जानते हैं अगले अध्याय। ब्रिटेन के ये पॉलिटिशियंस आज भारत के बारे में अवश्य गलत बोल रहे हैं। एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के विचार ये हो भी सकते हैं, परंतु इससे पूरे ब्रिटेन के बारे में एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाया जा सकता। वीडियो के आरंभ में बताए गए स्टैंड्स इंडिविजुअल्स और सरकारी या प्राइवेट मीडिया के थे। ब्रिटेन का ऑफिशियल स्टैंड क्या है वो जानने से पहले ब्रिटेन की हालत जान लेते हैं। ब्रिटेन इकोनॉमिक क्राइसिस में है और इसी क्राइसिस के कारण 2022 में 3 प्रधानमंत्री बदलने पड़े। ऋषि सुनाक अभी से ही 2024 में आने वाले रिसेशन के बारे में बता चुके हैं। 2023 में भी रिसेशन से जस्ट बची है यूके की इकोनॉमी। कितनी रही 2023 में इकोनॉमिक ग्रोथ? 0.1% लास्ट क्वार्टर में। इसे टेक्निकली रिसेशन नहीं कह सकते, पर इसे जीरो ग्रोथ ही कहते हैं। और ऐसे में यदि यूके में हाई इन्फ्लेशन रेट हो तो इसके उलट भारत बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है ओवर द ईयर्स। बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत को ओनली ब्राइट स्पॉट बता रही हैं और भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनकर सामने आया है। ऐसे में ब्रिटेन का भारत के प्रति ऑफिशियल स्टैंड क्या है? ब्रिटेन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के रास्ते ढूंढ रहा है। भारत हार्ड नेगोशिएशंस कर रहा है इस एग्रीमेंट में और ये यूके की पार्लियामेंट की वेबसाइट पर मेंशन है। यूके ऐसी हार्ड नेगोशिएशंस को क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि इन्हें आज तक अपनी चलाने की आदत रही है। बेसिकली इन सारी चीजों का अर्थ यह है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत की शर्तों पर होगा। वेटरन इकोनॉमिस्ट मेघनाथ देसाई के अनुसार यूके इस ट्रेड एग्रीमेंट के बिना रह ही नहीं सकता है। भारत को अपनी शर्तों पर अड़ा रहना चाहिए। आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि यूके का ग्रोथ, फ्यूचर
और रिसेशन से बचना सब भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। ये बात इन बेकार बयानबाजों को समझनी चाहिए। द वर्ल्ड इन 2050 हाउ टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, ये बुक 2022 में रिलीज हुई। इसके अनुसार चीन एक ताकत बनेगा, इस बात पर वेस्ट को विश्वास था, परंतु भारत पर विश्वास नहीं था, क्योंकि भारत एक कॉलोनी था, वो महान बनने के लिए बना ही नहीं था। ऐसी सोच थी वेस्ट की। आज ब्रिटेन को उसी भारत से ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत की शर्तें सुननी पड़ रही हैं, परंतु मनुष्य का ईगो और उसके पूर्वजों का इतिहास उससे ऐसे बयान निकलवा देता है जैसे ब्रिटिश पॉलिटिशियन साथ दे रहे हैं। क्या भारतीय सक्सेस पर ऐसे रेसिस्ट बयान केवल ब्रिटेन में सुने जा रहे हैं या हाल कई और देशों का भी ऐसा ही है? वो आगे देखते हैं। आज मात्र ब्रिटेन को नहीं, पूरे विश्व को भारत की आवश्यकता है और भारत अपने कदम जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा है वैसे वैसे भारत पर इस प्रकार के अटैक्स भी बढ़ रहे हैं। ये अटैक्स मात्र ब्रिटेन के लोगों के द्वारा नहीं हुए। थोड़े समय पहले जर्मनी से भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में एक आर्टिकल लिखा गया। आर्टिकल में भारत की इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है उसके गुणगान थे, पर उसी रिपोर्ट के साथ कुछ ऐसा रेसिस्ट कार्टून भी बनाया गया था। Just like the subject, the message is also clear. China is economically advanced while India is backward. Many people on the internet have called this cartoon racist and we agree. आशय था भारत को मोस्ट क्राउडेड बट लीस्ट डेवलप्ड दिखाने का, वहीं चीन को काफी सोफिस्टिकेटेड दिखाने का प्रयास था। चीन से अभी कुछ समय पहले एक प्रश्न भी पूछा गया था कि भारत आपको पीछे छोड़ रहा है पॉपुलेशन में, तो उन्होंने कहा क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। और ये कार्टून भी कुछ ऐसा ही डिपिक्ट करने का प्रयास था। चीन ने अभी कुछ दिन पहले ही भारतीयों को इमिटेट करते हुए कुछ एड्स भी बनाए। वो एड्स भयंकर रूप से रेसिस्ट थे। But if you're thinking of making ads for the Chinese market, then a racist advertisement is really not beyond the pale. Now see these men with blackened faces, they are supposed to be Indian. Now they are so Indian that they are wearing turbans and they have dark skin, or whatever you get from lathering Chinese men with coal dust. भारत की इकोनॉमी कुछ समय में जर्मनी को पछाड़ने वाली है और फिर जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। और इस ग्रोथ को दर्शाने के लिए स्पेन की एक मैगजीन ने कुछ ऐसे कार्टून को यूज किया। स्नेक चार्मर भारत की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। कुछ इसी प्रकार से ये लोग हमें देखना पसंद करते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने काली माता का कुछ ऐसा पोस्टर शेयर किया। जब आउटरीच हुआ तो माफी भी मांगी और ट्वीट भी डिलीट किया। 2015 में ऑस्ट्रेलिया के एक पेपर ने भूखे नंगे भारतीयों को यूएन से मिले सोलर पैनल्स खाते हुए दिखाया। वैसे ऑस्ट्रेलिया को बता दें, भारत विश्व के टॉप 5 देशों में आता है जो सबसे अधिक सोलर पावर जनरेट करता है। इससे पहले 2014-15 में भारत ने मंगलयान लॉन्च किया तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने गाय लिए हुए ग्वाले को इलीट स्पेस क्लब में घुसते हुए दिखाया। और जब आउटरीच हुआ तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने माफी भी मांगी। लेकिन अगले ही वर्ष कुछ ऐसे कार्टून से भारत को फिर से मॉक कर दिया। पेरिस क्लाइमेट समिट के दौरान दिखाया गया कि कैसे भारत हाथी के जैसे सुस्त बैठकर काम करने वाले देशों को भी काम करने से रोकेगा क्लाइमेट के लिए। लेकिन आयरनी सौ मौत उस समय मर गई जब पता चला भारत ने विश्व में सबसे पहले अपना टारगेट अचीव कर लिया और यूएसए ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से अपना हाथ ही वापस खींच लिया। लेकिन इन देशों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले लोग कोई और नहीं है, अपने ही देश में बैठे हैं। जैसे अभी चंद्रयान 3 की लॉन्च के दौरान न्यूज लॉन्ड्री के सो कॉल्ड पत्रकार एनालिसिस के लिए बैठे और भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हुए पूरे चंद्रयान मिशन को ही बेकार बता दिया। चांद पे पहुंचने की ये होड़ है। भारत जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के नज़र से अगर हम देखें, नज़रिए से देखें, तो एक बहुत इवॉल्व, बहुत डेवलप कंट्री का वहाँ पर जाना, उसमें उस होड़ में दौड़ लगाना तो समझ में आता है अमेरिका और ये कि किसी की नाक के लिए। भारत के लिहाज से चाँद पर पहुँच जाने के बाद उसके कोई बहुत ज़्यादा कोई आयाम है। बाहर बैठे या भारत में बैठे लोग कुछ भी बोले, सत्य यही है कि भारत आज ग्रो कर रहा है और ब्रिटेन को भारत की अधिक आवश्यकता है। बाकी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए बयानवीर बनना है तो बनते रहे। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो बढ़िया लगी तो स्क्रीन पर दिख रही दूसरी वीडियो इससे अधिक बढ़िया लगेगी, उसे भी अवश्य देखें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।